अगर रामराज का प्रमाण इनकाउंटरों की संख्या है तो फिर मर्यादा और न्याय किस अध्याय में आता है। जब कोई सत्ताधीश पुलिस इनकाउंटर में चली ठाए ठाए गोलियों को अपनी ताकत समझ बैठे, तब उसे यह भी याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र की असली ताकत बंदूक नहीं, जनता का विश्वास होता है। जिस भरत तिवारी के पुलिस इनकाउंटर की चर्चा इस वक्त इतनी ज्यादा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में हुए ब्राह्मणों के ऊपर इनकाउंटर की फहरिस्त भी काफी ज्यादा लंबी है, जिसने चीख चीख कर साबित किया है कि गोलियों की आवाजें थम तो जाएंगी, लेकिन उसके पीछे छूटे सवाल लंबे समय तक इतिहास में गूंजते रहेंगे। आज इस खबर में जानेंगे कि 2017 से लेकर 2025 तक यानी बीते 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए 3 दर्जन से ज्यादा ब्राह्मणों के इनकाउंटर की कहानी, जिसमें अपराध के खिलाफ कार्रवाई की कहानी जितनी लंबी है, उससे कहीं लंबी उन सवालों की सूची है जो लोकतंत्र की खूंटी पर टांग दी गई है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। कहते हैं कि हमेशा इतिहास गोलियों की आवाज नहीं, न्याय की मजबूती को याद रखता है। उत्तर प्रदेश में राम के नाम पर सत्ता मिली, लेकिन उपलब्धियों की सूची में सबसे ऊपर ठाए ठाए का अध्याय लिखा जा रहा है। दरअसल बिहार में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर इस वक्त सियासी हलचल बहुत तेज है। कहा जा रहा है कि उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसके सरेंडर के बाद भी उसको पुलिस ने अपना निशाना बनाया। कानून की किताब में एनकाउंटर की जगह सिर्फ आत्मरक्षा और वैधानिक परिस्थितियों में है, वरना फर्जी एनकाउंटर लोकतंत्र में पुलिसिया हत्या कहलाता है। आज कहानी उन एनकाउंटरों की जो 2017 से लेकर 2025 तक उत्तर प्रदेश में लगभग 3 दर्जन से ज्यादा ब्राह्मणों के हुए हैं। सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला इनकाउंटर, जिसे फिल्मी इनकाउंटर भी कहा जाता है। आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक प्रमाण देते फिरते हैं कि गाड़ी पलट जाएगी। आपको याद होगा कानपुर के चर्चित बिकरू कांड का आरोपी विकास दुबे की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस गठजोड़ की कहानी है जहां अपराध, सत्ता और संरक्षण एक ही मेज पर बैठते हैं। विकास दुबे का नेटवर्क इतना मजबूत था कि कानून की फाइलें भी उसके सामने सलाम ठोकती थीं। 2 जुलाई 2020 की आधी रात को कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही विकास दुबे को दबिश की सूचना मिल चुकी थी। बताया जाता है कि विकास दुबे के लिए मुखबिरों की कमी नहीं थी, फर्क बस इतना था कि उसके कुछ मुखबिर वर्दी भी पहनते थे। गांव के रास्ते में जेसीबी लगाकर रास्ता रोका गया था और घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। इस हमले में डीएसपी देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। घटना के बाद विकास दुबे फरार हो गया। यूपी पुलिस, एसटीएफ और कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। फरारी के दौरान विकास दुबे लगातार अपना ठिकाना बदलते हुए हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक पहुंचा। वह फरीदाबाद के एक होटल के सीसीटीवी में भी दिखाई दिया था। 9 जुलाई 2020 को वह मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर पहुंचा, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी को लेकर उस समय गिरफ्तारी या सरेंडर की भी खूब बहस चली थी। 9 जुलाई की शाम यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को सड़क मार्ग से उज्जैन से कानपुर लेकर रवाना हुई। पूरे देश की निगाहें इस पर थी कि विकास दुबे कानपुर पहुंचने के बाद क्या खुलासे करेगा और किन राजनीतिक तथा प्रशासनिक संबंधों के बारे में जानकारी देगा। कहा जाता है कि उस वक्त कई खादी और खाकी वालों का राज छुपाए बैठा विकास दुबे का राज उगलने का वक्त आ गया था। लेकिन 10 जुलाई की सुबह कानपुर के पास भौती सचंडी क्षेत्र में एसटीएफ की गाड़ी पलटने की सूचना आई। पुलिस के आधिकारिक बयान के अनुसार वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विकास दुबे ने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली। उसने भागने और फायरिंग करने की कोशिश की। पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण के लिए कहा। बाद में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। विकास दुबे गोली लगने से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया, वगैरह वगैरह कहानी बनाई गई। लेकिन एनकाउंटर के तुरंत बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए कि आखिर मीडिया की गाड़ियां दुर्घटना स्थल से पहले क्यों रोक दी गई थीं? गाड़ी केवल उसी वाहन की क्यों पलटी जिसमें विकास दुबे था? क्या यह वास्तविक मुठभेड़ थी या फिर योजनाबद्ध कार्रवाई? इन सवालों को लेकर देश भर में बहस हुई और बाद में जांच आयोग का गठन किया गया, जिसके बाद सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीएस चौहान की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दे दी और कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों में मुठभेड़ को फर्जी साबित करने वाला कोई प्रमाण नहीं मिला है। गोलियों ने विकास दुबे की कहानी खत्म कर दी, मगर उसके पीछे खड़े संरक्षण, साठगांठ और सत्ता के रिश्ते की कहानी हमेशा के लिए अधूरी छोड़ दी। अब जानिए दूसरे सबसे बड़े एनकाउंटर की कहानी।
विकास दुबे का राइट हैंड, कानपुर बिकरू कांड का दूसरा सबसे बड़ा आरोपी अमर दुबे। पुलिस की डायरी में अमर दुबे इस हमले में सक्रिय रूप से शामिल था और विकास दुबे के साथ मौके पर मौजूद था। बिकरू कांड के बाद विकास दुबे और उसके साथी फरार हो गए। यूपी एसटीएफ और पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में लगी थी। पुलिस को सूचना मिली कि अमर दुबे मध्य प्रदेश भागने की कोशिश कर रहा है और बाद में हमीरपुर जिले के मौदहा क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। तारीख थी 8 जुलाई 2020, स्थान था मौदहा क्षेत्र, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। कार्रवाई में यूपी एसटीएफ और हमीरपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने अमर दुबे को घेर लिया। तत्पश्चात अमर दुबे ने भी पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह गोली लगने से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। पुलिस ने उसके पास से एक ऑटोमेटिक हथियार और अन्य सामान बरामद करने का दावा किया। अमर दुबे विकास दुबे का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था। पुलिस के अनुसार वह विकास दुबे की सुरक्षा और गैंग के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। बिकरू कांड के आरोपों की सूची में उसका नाम प्रमुखता से लिखा गया। उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। एक दिलचस्प तथ्य समझिए, अमर दुबे की शादी बिकरू कांड से ठीक 2 दिन पहले 29 जून 2020 को हुई थी। शादी के महज 9 दिन बाद 8 जुलाई 2020 को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। यह तथ्य उस समय मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना था। यानी 29 जून 2020 को अमर दुबे की शादी खुशी दुबे से हुई। 2-3 जुलाई 2020 की रात बिकरू कांड हुआ। 8 जुलाई 2020 को हमीरपुर के मौदहा में एसटीएफ मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। दरअसल अमर दुबे की कहानी केवल एक एनकाउंटर की कहानी नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी त्रासदी थी जिसे अपनी नई नवेली दुल्हन खुशी दुबे के सपनों, उम्मीदों और पूरी जिंदगी को अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल दिया था। आइए अब तीसरे सबसे बड़े एनकाउंटर की हम कहानी सुनाते हैं। कानपुर बिकरू कांड का आरोपी प्रभात मिश्रा और कार्तिकेय, जो विकास दुबे का करीबी था, उसके इनकाउंटर की कहानी भी विकास दुबे के इनकाउंटर से बिल्कुल मिलती जुलती है। 2 जुलाई 2020 को कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस टीम पर हमला हुआ। इस मामले में आरोपी प्रभात मिश्रा और कार्तिकेय को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया था। यूपी पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर ला रही थी। पुलिस के अनुसार रास्ते में वाहन पंचर हो गया। इसी दौरान प्रभात मिश्रा ने मौका पाकर पुलिसकर्मियों की पिस्तौल छीनकर भागने और फायरिंग करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में वह भी मारा गया। एनकाउंटर के बाद प्रभात मिश्रा की उम्र को लेकर खूब विवाद हुआ। कुछ दस्तावेजों के आधार पर उसके नाबालिग होने के दावे सामने आए। बताया गया कि उसकी उम्र महज 16 वर्ष थी। इसके बाद मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए थे। इसके बाद चौथा एनकाउंटर प्रवीण दुबे उर्फ बउआ दुबे का हुआ। यह भी कानपुर बिकरू कांड का आरोपी था। प्रवीण दुबे उर्फ बउआ दुबे, जो विकास दुबे का करीबी सहयोगी था, 9 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था। पुलिस के अनुसार इटावा के सिविल लाइन क्षेत्र में एसटीएफ और पुलिस को प्रवीण दुबे की मौजूदगी की सूचना मिली थी। उसे घेरने की कोशिश की गई, जिसके बाद मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक प्रवीण दुबे पर बिकरू कांड में शामिल होने का आरोप था। उस पर इनाम भी घोषित था। पुलिस ने कहा कि घेराबंदी के दौरान उसने भागने और पुलिस टीम पर फायरिंग करने की कोशिश की, जिसके जवाब में हुई गोलीबारी में वह घायल हुआ। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। 5वां इनकाउंटर हुआ विकास दुबे के मामा का। नाम था प्रेम प्रकाश पांडे। अब इनकी कहानी समझिए। 2 जुलाई 2020 की रात बिकरू गांव में पुलिस की टीम पर हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। ठीक उसके बाद 3 जुलाई की सुबह पुलिस और एसटीएफ की टीम की बिकरू गांव के आसपास के जंगलों और खेतों में तलाश शुरू हुई। इसके दौरान प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे बिकरू कांड में शामिल थे। मुठभेड़ के दौरान दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने दावा किया कि उनके पास से पुलिसकर्मियों से लूटी हुई पिस्टलें बरामद हुई थीं, जिससे उनके घटना में शामिल होने की बात कही गई। प्रेम प्रकाश पांडे की पत्नी और परिजनों ने आरोप लगाया कि वह निर्दोष थे और विकास दुबे के कारण उनका परिवार बर्बाद हो गया। परिवार ने एनकाउंटर पर सवाल उठाया और कहा कि असली जिम्मेदार विकास दुबे था, तो प्रेम प्रकाश पांडे को क्यों मारा गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पोस्टमार्टम में प्रेम प्रकाश पांडे के सीने और पेट में कई गोलियां लगने का उल्लेख किया गया था और अत्यधिक खून बहने की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। छठा एनकाउंटर का शिकार हुआ कानपुर बिकरू कांड का आरोपी अतुल दुबे। बिकरू में घटी घटना के बाद पुलिस और एसटीएफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था।
पुलिस के अनुसार बिकरू के पास जंगल में छिपे अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडे को घेर लिया गया। मुठभेड़ में दोनों मारे गए और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। पुलिस ने दावा किया कि अतुल दुबे बिकरू कांड में शामिल था और मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। बिकरू कांड के बाद मारे गए आरोपियों में सबसे पहले प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे 3 जुलाई को मारे गए। फिर अमर दुबे 8 जुलाई, प्रभात मिश्रा और प्रवीण दुबे और बउआ दुबे 9 जुलाई को मारे गए तथा अंत में विकास दुबे 10 जुलाई को मारा गया। अब आइए अगले इनकाउंटर का जिक्र समझाते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के मऊ निवासी मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर राकेश पांडे और हनुमान पांडे की। तारीख थी 9 अगस्त सन 2020। स्थान था लखनऊ कानपुर हाईवे से सटा सरोजनी नगर। कार्रवाई में शामिल थी यूपी एसटीएफ और वाराणसी एसटीएफ की संयुक्त टीम। एसटीएफ के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश राकेश पांडे इनोवा कार से जा रहा है। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कथित तौर पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह भी मारा गया। उसे मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का करीबी बताया गया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। एनकाउंटर के बाद कुछ सामाजिक संगठनों और परिजनों ने मुठभेड़ पर सवाल उठाया और स्वतंत्र जांच की मांग की थी, जबकि पुलिस ने उसे वैध कार्रवाई बताया था। अगला एनकाउंटर लखनऊ के ही जानकीपुरम में हुआ था। नाम था कमलेश तिवारी। जनवरी 2024 में लखनऊ पुलिस और बदमाश कमलेश तिवारी के बीच मुठभेड़ हुई थी। कमलेश तिवारी जानकीपुरम क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर बताया गया था। दरअसल 22 अक्टूबर 2024 की रात पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने भिठौली क्रॉसिंग से सीडीआरआई क्षेत्र के पास मुठभेड़ के बाद कमलेश तिवारी को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी थी और उसके बाद उसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उसे केजीएमयू लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट में उसे लखनऊ का कुख्यात अपराधी बताया गया था, जिसके खिलाफ 25 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। मौत के बाद परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाया और आरोप लगाए, जबकि पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी और उपचार की बात कही। अगला इनकाउंटर हुआ सुल्तानपुर के प्रसाद पांडे और कल्लू पंडित का, जो सुल्तानपुर जिले के कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के अमरथू डड़िया गांव का निवासी था। वह 1 लाख रुपए का इनामी हिस्ट्री सीटर भी था और उसके खिलाफ 30 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए थे। तारीख थी 8-9 सितंबर 2021 की रात। स्थान था जौनपुर जिले के शाहगंज क्षेत्र के गैरवा गांव के पास झकोरिया बाग। कार्रवाई में जौनपुर पुलिस, क्राइम ब्रांच और कई थानों की संयुक्त टीम भी मौजूद थी। पुलिस के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि प्रशांत पांडे इलाके में आने वाला है। घेराबंदी के दौरान उसने कथित तौर पर पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में हुई मुठभेड़ में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे भी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगला एनकाउंटर लखनऊ के पुलिस तिवारी का हुआ। पुलिस तिवारी का मामला अगस्त 2020 में लखनऊ में काफी चर्चित रहा। 9 अगस्त 2020 की रात लखनऊ के आसियाना थाना क्षेत्र में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश पुलिस तिवारी के साथ मुठभेड़ का दावा किया। पुलिस के अनुसार वह बिना नंबर प्लेट की बाइक पर जा रहा था। रोकने पर उसने कथित तौर पर पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और उसके पैर में गोली लगी। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद बहुत विवाद हुआ था। पुलिस तिवारी के परिवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उसे शाम उसके घर से उठा कर ले गई थी और बाद में मुठभेड़ की कहानी बनाई गई। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने भी दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में पुलिसकर्मी पुलिस को घर से ले जाते दिखाई देते हैं। इन आरोपों के बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए थे। उसके बाद अगला इनकाउंटर हुआ गाजीपुर के राजेश दुबे और टुन्ना दुबे का। दरअसल राजेश दुबे और टुन्ना गाजीपुर का कुख्यात अपराधी था और 11 फरवरी 2020 को यूपी एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा गया था। मुठभेड़ वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र में हुई थी। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि राजेश दुबे अपने साथी के साथ बाइक से इलाके में आने वाला है। घेराबंदी के दौरान पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। एसटीएफ ने दावा किया कि पुलिस को देखकर राजेश दुबे ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में हुई गोलीबारी के दौरान उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ में एक एसटीएफ कमांडो भी घायल हुआ था। राजेश दुबे गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के बनगावा गांव का रहने वाला था। उसे 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी घोषित किया गया था। उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज थे। राजेश दुबे 2012 के निर्माण निगम गोलीकांड के बाद काफी चर्चित हुआ था।
बाद में गाजीपुर में पेशी के दौरान फरार होने के बाद वह पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। स्थानीय रिपोर्टों में उसे अपराधियों के एक नेटवर्क का संचालक बताया गया जो नए अपराधियों को संरक्षण देता था और कई संगठित आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा था। उसके बाद भी अनेकों नाम हैं जो यूपी पुलिस के इनकाउंटर इतिहास में दर्ज हुए हैं, जिसमें दीपक शुक्ला बस्ती, प्रतीक पांडे गोरखपुर, दयाशंकर अग्निहोत्री कानपुर, भवानी शंकर दुबे कानपुर, अतुल शुक्ला लखनऊ, विनोद उपाध्याय गोरखपुर, हेमंत शर्मा मथुरा, पंकज त्रिपाठी कौशाम्बी, प्रियांशु त्रिवेदी हरदोई, विनोद शर्मा बुलंदशहर, सोनू पंडित बागपत, नरेंद्र पंडित अलीगढ़, अंशुल दीक्षित सीतापुर, विवेक तिवारी लखनऊ, प्रदीप पांडे गोरखपुर, उमेश पंडित गौतम बुद्ध नगर, सुरेश दुबे आजमगढ़, अनुभव शुक्ला लखनऊ, वकील पांडे भदोही, मनीष पांडे फिरोजाबाद, ललित शर्मा गाजियाबाद, अतुल पांडे आजमगढ़, विवेक पांडे प्रतापगढ़, विनय शर्मा गाजियाबाद आदि ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ। इन इनकाउंटरों के सरकारी दस्तावेज भले बंद हो गए हों, लेकिन उनसे जुड़े सवाल, पहेलियां और संदेह आज भी जिंदा हैं। इन 3 दर्जन इनकाउंटरों की परतें उधेड़ेंगे तो सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि सवालों, रहस्यों और विवादों का एक लंबा सिलसिला सामने आएगा। 3 दर्जन इनकाउंटर, सैकड़ों दावे, अनगिनत सवाल और कई ऐसे रहस्य जिनका सच आज भी धुंध में छिपा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाजत। नमस्कार।